बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की एक और क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी यानी प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। ये है हमारी क्लास नंबर 13। इसमें हम करेंगे यूनिट 2 और इस यूनिट 2 में हमारी होगी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्लास नंबर 3 और ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। यदि आपको इससे पहले की सभी क्लासेस देखनी है तो आपको जाना होगा प्लेलिस्ट सेक्शन पर और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आपको कहीं पर मिलेगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी। तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर के आप बाकी सभी क्लासेस क्रमानुसार अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपके यूनिट 2 के सिलेबस में है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता और इसके साथ साथ वैदिक और उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। इससे पहले वाली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों को और उनसे प्राप्त वस्तुओं के बारे में अच्छी प्रकार से समझा था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता से प्रश्न आ जाता है और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं, आप सब चीज को याद नहीं रख सकते, लेकिन यदि आपने कुछ मेन पॉइंट भी कर दिए तो आपका काम इतने से हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में जो मेन पॉइंट है वो है सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना, वहां का धार्मिक जीवन, इनका सामाजिक जीवन, वहां का आर्थिक जीवन, सिंधु सभ्यता का राजनीतिक संगठन, यहाँ की स्थापत्य कला, लेखन कला और लिपि। कुल मिला के ये सारे फैक्ट जब हम कवर करेंगे तो सारी विशेषताएं इनके अंदर आ जाएंगे। लेकिन आप सब चीज याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रख सकते हैं और उन्हीं से ही हमारी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जब हमें सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताएं बतानी है, इनके फीचर्स बताने, तो उसमें हमें जिक्र करना होगा टाउन प्लानिंग का, इनकी रिलीजियस लाइफ का, सोशल लाइफ का, इनकी इकोनॉमिक लाइफ का, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, इनके आर्किटेक्चर का और राइटिंग आर्ट और स्क्रिप्ट का। तो इसमें ये सारी विशेषताएं आ जाएंगी, लेकिन आपको सब कुछ पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें 4 से 5 हेडिंग में डाल देते हैं तो आपका टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम अच्छी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में जानें। सबसे पहले बात करेंगे सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना, टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण में, टाउन प्लानिंग में जो सबसे अच्छी विशेषता रही थी वो थी इसकी सड़कों की ग्रिड पद्धति और यहाँ की जल निकास प्रणाली। सिंधु घाटी की सभ्यता अपनी सड़कों की ग्रिड पद्धति यानी ग्रिड सिस्टम और अपनी जल निकासी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर दो चीजें आई हैं, ग्रिड पद्धति और जल निकासी। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, समकोण पर काटती। कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो बिल्कुल सीधी होती थी और जब एक सड़क दूसरी सड़क से जाके मिलती थी तो वो उसको एकदम 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती थी, 90 डिग्री पर काट के निकलती थी। इसका मतलब साफ साफ है, जब सभी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट के निकलेंगी तो एक ग्रिड बनेगा, एक जाल बनेगा। तो इसी को कहा गया सड़कों की ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति। और यहाँ की जल निकासी और इस सभ्यता का जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ज्यादा फेमस था। यहाँ के नगरों में, यहाँ के स्थलों में पक्की नालियां होती थी और नालियां ढकी हुई होती थी और यहाँ की सड़कें बिल्कुल चौड़ी और सीधी और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी और इसी वजह से इसे ग्रिड मेथड या शतरंज बोर्ड पैटर्न भी कहा जाता है यहाँ की सड़कों के निर्माण को, यहाँ की सड़कों के निर्माण के तरीके को। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के जो ज्यादातर शहर थे वो दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक होता था पश्चिमी टीला या दुर्ग, इंग्लिश में इसको कहते हैं साइटडल। यह हिस्सा ऊंचाई पर होता था और किलेबंद यानी बाउंड्री वाला होता था और यहाँ संभवतः शासक वर्ग, पुरोहित या अमीर लोग रहते थे। इसके अलावा सार्वजनिक भवन जैसे अन्नागार यानी अन्न को रखने के लिए बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े भंडार यहीं पर मिलते थे ऊपर वाले हिस्से पर। इसके अलावा शहर का जो दूसरा हिस्सा होता था वो होता था पूर्वी टीला यानी निचला नगर यानी लोअर टाउन। यह हिस्सा बड़ा और नीचे की तरफ होता था, यहाँ पर सामान्य जनता यानी व्यापारी, कारीगर, किसान आदि रहते थे। तो हम बात कर रहे हैं टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स स्ट्रीट ग्रिड सिस्टम एंड वाटर ड्रेनेज। द रोड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन cut each other at a right angle or we can say 90 degree angle. This is called the grid method or chessboard pattern. Most cities of this civilization were divided into two parts. First part is western mound या citadel. This part was on high ground and was fortified. Fortified मतलब had a boundary wall and probably the ruling class, priests और rich people lived here. और शहर का जो दूसरा part होता था वो होता था lower town यानी eastern mound. This part was bigger and was on the lower side. The common people like traders, artisans and farmers lived here. इसके अलावा अद्भुत जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है। उस समय दुनिया की किसी और सभ्यता में इतनी बेहतरीन नालियां नहीं थी। घरों का गंदा पानी छोटी नालियों से होकर गली की बड़ी नाली में जाता था। नालियां ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी।
मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, जबकि उस समय की जो समकालीन सभ्यताएं थी, यानी जो इसके कॉन्टेम्पररी सभ्यता थी, जो इस सभ्यता के साथ साथ चल रही थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, वहां पर धूप में सूखी ईंटों का इस्तेमाल होता था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। और ईंटों का भी एक निश्चित अनुपात था, उनके आकार का भी एक निश्चित अनुपात था। वो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में 4:2:1 में होती थी। धूल और शोर से बचने के लिए घरों के जो दरवाजे होते थे, वो मुख्य दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर पीछे गलियों में खुलते थे। लेकिन केवल एक ही नगर ऐसा था, लोथल, जो इसका अपवाद है। यहाँ घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। द अमेजिंग ड्रेनेज सिस्टम इज द बिगेस्ट फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन एट दैट टाइम। नो अदर civilization in the world has such excellent drainage system. Dirty water from houses flowed through small drains into the big street drain. The drain were covered with bricks or stones. Baked bricks were used to build houses in this civilization. In the Egypt civilization of that time, sun-dried bricks were used. इसी के contemporary, इंडस वैली की ही contemporary जो civilization थी, इजिप्ट की civilization, वहां पर sun-dried brick का यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर baked bricks यानी पक्की ईंटों का यूज हुआ था, आग में पकाई ईंटों का यूज हुआ. The bricks has a fixed ratio of 4:2:1 in the length, width, and thickness. To avoid dust and noise, the main doors of the houses did not open towards the main road. Instead, they opened towards the back lanes. Lothal is the only exception to this rule, where doors open towards the main road. तो कहने का मतलब यहाँ जो मेन डोर होते थे घरों के, वो मेन रोड की तरफ ना खुल करके बैक लेन यानी गलियों की तरफ खुलते थे। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जहां इस रूल को फॉलो नहीं किया गया। ये एक्सेप्शन था एक तरह से। लोथल में जो घरों के डोर थे वो मेन रोड की तरफ खुलते थे। इसके अलावा हर घर में बीच में एक खुला आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। अधिकांश घरों में अपना कुआं और स्नान घर होता था। नगर नियोजन में, टाउन प्लानिंग में केवल घर नहीं बल्कि बड़े सार्वजनिक भवन भी शामिल थे, जैसे विशाल स्नानागार जो हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। यह पक्की ईंटों से बना एक तालाब था जो धार्मिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा हमें अन्नागार मिला है मोहनजोदड़ो से। अनाज स्टोर करने के लिए बड़े गोदाम बनाए जाते थे जो अकाल के समय काम आते थे। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी वो आधुनिक स्मार्ट सिटी की तरह थी। यहाँ पर साफ सफाई, चौड़ी सड़कें, पक्की नालियां इस बात को सिद्ध करती हैं कि ये एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, एक डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। देयर वॉज एन ओपन कोर्टयार्ड इन द सेंटर ऑफ एवरी हाउस. रूम्स वर बिल्ड अराउंड इट. Most houses had their own well and bathroom. Town planning included not just houses but also big public buildings like Great Bath. The Great Bath was found in Mohenjo-daro and was made of baked bricks. It was used for religious bathing. And another public building was granary. It was also found from Mohenjo-daro, and big warehouses were built to store grains. They were useful during a time of famine, or we can say food shortage. जब food shortage हो जाती थी, अकाल पड़ता था उस समय। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है, the town planning of the Indus Valley civilization was like a modern smart city. Cleanliness, wide roads and paved drains prove that it was a developed urban civilization. It was thousands of years ahead of its time. इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में आपको अगली हेडिंग डालनी है, सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन। अब यहाँ के धार्मिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर था मंदिरों का अभाव, एब्सेंस ऑफ टेम्पल्स। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सभ्यता में कोई मंदिर या पूजा स्थल नहीं मिला है। ये लोग संभवतः घरों में या खुले स्थानों पर या नदियों के किनारे पूजा करते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता का समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था, यानी मदर सेंटर्ड इनका समाज था। यानी ऐसा माना जाता है कि इनका जो समाज था वो मदर सेंटर्ड था, मैट्रियार्कल था, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में मिट्टी की बनी स्त्री मूर्तियां मिली हैं। और हड़प्पा से एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इसे उर्वरता की देवी या धरती माता माना गया है। Religious life of the Indus Valley civilization. Absence of temples. The most important thing is that no temple or place of worship has been found in this civilization. People probably worshipped inside their homes, in open spaces or in the river banks. यहाँ से ना किसी टेम्पल का और ना ही किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का कोई एविडेंस मिला है। ऐसा माना जाता है कि लोग वर्शिप करते होंगे अपने घरों में, ओपन स्पेसेस में या नदियों के किनारे। इसके अलावा ये लोग वर्शिप करते थे मदर गॉडेस की, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। द सोसाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज प्रोबेबली मैट्रियार्कल या मदर सेंटर्ड। ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समाज था वो संभवतः मैट्रियार्कल रहा होगा या मदर सेंटर्ड रहा होगा, क्योंकि यहाँ से ए लार्ज नंबर ऑफ क्ले स्टेच्यूज ऑफ वुमेन वर फाउंड। यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में क्ले से यानी मिट्टी से बनी हुई स्टेच्यू मिली है वुमेन की। ए सील वॉज फाउंड इन हड़प्पा विच शोज अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ अ वुमेन्स वॉम्ब।
दिस इज कंसिडर्ड द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी और मदर अर्थ। इसके अलावा यहाँ से मिली है पशुपति शिव की मूर्ति। पुरुष देवताओं में सबसे प्रमुख साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिली एक मोहर है। इसमें एक योगी को ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। उसके 2 सींग हैं और सर जॉन मार्शल ने इसे आदि शिव यानी पशुपति शिव का प्रारंभिक रूप कहा है। यह देवता हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसे इन 4 जानवरों से घिरा हुआ है और उसके पैरों के पास 2 हिरण हैं। और इस मोहर पर इस आकृति को सर जॉन मार्शल ने आदि शिव यानी अर्ली फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिव बताया है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति और पशु पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति के बहुत करीब थे। सबसे जो पवित्र वृक्ष था वो पीपल माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें मोहर मिली है, उन मोहरों पर पीपल के पत्तों के बीच देवता को दिखाया गया है, यानी हम्प्ड बुल। इसके अलावा एक सींग वाला पशु या एक सींग वाला गेंडा मोहरों पर सबसे ज्यादा मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये भी इनके लिए पूजनीय रहा होगा। तो हम बात करें यदि रिलीजियस लाइफ की इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की, तो ये पूजते थे पशुपति शिव को संभवतः। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ मेल गॉड्स इज अ सील फाउंड इन मोहनजोदारो। इट शोज ए योगी सिटिंग इन अ मेडिटेशन पोज। एक योगी मेडिटेशन की पोज में बैठे हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। ही हैज 2 हॉर्न्स, उनके 2 सींग हैं। सर जॉन मार्शल कॉल्ड दिस फिगर प्रोटोशिव। सर जॉन मार्शल ने इस फिगर को प्रोटोशिव कहा, और प्रोटोशिव का मतलब होता है द अर्ली फॉर्म ऑफ पशुपति शिव, पशुपति शिव का प्रारंभिक रूप। और इसके अलावा दिस योगी और दिस गॉड इज सराउंडेड बाई एन एलिफेंट, टाइगर, रिनो एंड बफेलो। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एंड देयर आर 2 डियर नियर हिज फीट, और उसके पैरों की तरफ 2 हिरण भी हैं। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वर्शिप करते थे नेचर की और एनिमल की। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर वेरी क्लोज टू नेचर। द पीपल ट्री वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेड या मोस्ट होली ट्री। ऑन सम सील्स ए गोड इज शोन बिटवीन द लीव्स ऑफ द पीपल ट्री। द मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल वॉज द हम्प्ड बुल यानी कुबड़ वाला बैल। And apart from this, the one horned animal या यूनिकॉर्न is found most often on the seals. इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर जो सबसे ज्यादा पशु मिलता है वो मिलता है एक सींग वाला पशु या एक सींग वाला गेंडा, इसको यूनिकॉर्न कह सकते हो। तो कुल मिला के ये लोग प्रकृति की और पशु की पूजा भी करते थे, नेचर और एनिमल वर्शिप भी ये लोग करते थे। इसके अलावा हमें अग्नि पूजा और स्नान के भी साक्ष्य मिले हैं, फायर वर्शिप और बाथिंग के भी प्रूफ मिले हैं। कालीबंगा और लोथल में हवन कुंड मिले हैं जो बताते हैं कि ये लोग आग की पूजा या यज्ञ करते थे। मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार हमें मिला है वो बताता है कि सामूहिक धार्मिक स्नान का बहुत महत्व हुआ करता होगा शायद, जैसे आज कुंभ या गंगा स्नान का होता है। इसके अलावा लिंग और योनि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। पत्थर के बने हुए लिंग और योनि के प्रतीक मिले हैं। इससे पता चलता है कि सृजन शक्ति यानी फर्टिलिटी की पूजा उस समय प्रचलित थी। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म आज के हिंदू धर्म का आधार प्रतीत होता है। शिव पूजा, देवी पूजा, पीपल, नदियां, स्वास्तिक चिन्ह और योग, ये सभी परंपराएं आज भी भारतीय संस्कृति में जीवित हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि हिंदू धर्म का जो आधार है, जो बेस है, संभवतः उसी धर्म को इस सभ्यता के लोग फॉलो करते होंगे। सेम चीज यहाँ इंग्लिश में भी है। फायर वर्शिप एंड बाथिंग, हवन कुंड्स या फायर एल्टर्स वर फाउंड इन कालीबंगन एंड लोथल। दिस शोज दैट दीज पीपल वर्शिप्ड फायर और परफॉर्म्ड सैक्रिफाइसेस और परफॉर्म्ड यज्ञ यानी यज्ञ। द ग्रेट बाथ दैट वाज फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो शोज दैट ग्रुप रिलीजियस बाथिंग, सामूहिक धार्मिक स्नान, एक साथ मिलकर के धार्मिक स्नान वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज लाइक द कुंभ और गंगा बात, और ये कुछ इस तरह का रहा होगा जैसे आज के टाइम में कुंभ और गंगा स्नान। इसके अलावा लिंगम एंड योनि वर्शिप के भी एविडेंस मिले हैं। सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि मेड ऑफ स्टोन वर फाउंड। दिस शोज दैट द वर्शिप ऑफ फर्टिलिटी मतलब द पावर ऑफ क्रिएशन वॉज पॉपुलर एट दैट टाइम। तो कंक्लूजन ये निकलता है, द रिलीजन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन seems to be the base यानी फाउंडेशन ऑफ टुडेज हिंदू रिलीजन। शिव वर्शिप, गोडेस वर्शिप, पीपल ट्री, रिवर्स, स्वास्तिक मार्क एंड योगा, all these traditions are still alive in the Indian culture today। अगली हेडिंग है सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की जो विशेषता थी वो थी मात्र सत्तात्मक समाज। संभवतः इनकी जो सोसाइटी थी वो मैट्रियार्कल रही होगी। खुदाई में बड़ी संख्या में स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। इससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि समाज में महिलाओं का स्थान ऊंचा हुआ करता होगा और परिवार की मुखिया माता होती होगी, और यह समाज मात्र सत्तात्मक होता था संभवतः। Clay statues of women were found in large number during the excavation. Because of this, historians guess that the status of women in the society was very high and the mother was the head of the family and this society was matriarchal। इसके अलावा जो सामाजिक जीवन की अगली विशेषता है वो है सामाजिक वर्गीकरण। देखिए, हड़प्पा समाज जाति प्रथा पर आधारित नहीं था। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम, बल्कि ये कौशल और काम पर आधारित था। इट वॉज बेस्ड ऑन स्किल्स एंड वर्क। लेकिन यहाँ पर एक भेदभाव तो था। नगर के 2 हिस्से, एक ऊंचा दुर्ग और एक निचला शहर, एक हाई साइटाडल और एक लोअर टाउन, ये साफ दिखाते हैं कि समाज में अमीर और गरीब लोगों के लिए यानी सामान्य लोगों के रहने के लिए अलग अलग जगह थी।
However, the two parts of the city, high citadel and lower town, clearly shows that the living places for rich and common people were different. इसके अलावा बात करें इनके खान पान की, इनके फूड एंड डाइट की, तो यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे. द पीपल हियर वर बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. इस सभ्यता के लोगों को गन्ने की जानकारी नहीं थी. द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन डिड नॉट नो अबाउट द शुगर केन. इनको गन्ने की जानकारी नहीं थी तो चीनी कैसे बनती, इसलिए ये लोग मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे. देयरफॉर दे यूज्ड हनी फॉर स्वीटनेस. बात करें इनकी वेशभूषा और आभूषण की, यानी इनकी क्लोथिंग और ऑर्नामेंट्स की, तो इस सभ्यता के लोग दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले लोग थे. यानी दुनिया में सबसे पहले जिस सभ्यता के लोगों ने कपास उगाया वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे. इन्होंने ही सबसे पहले कपास उगाया, इसलिए सूती वस्त्र पहनते थे ये लोग और सर्दियों में ऊनी कपड़े भी पहनते थे. द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रो कॉटन, सो दे वोर कॉटन क्लोथ्स एंड दे ऑल्सो वोर वुलन क्लोथ्स इन विंटर. इसके अलावा हड़प्पा वासी जो थे वो सजने संवरने के बहुत शौकीन थे. द हड़प्पन पीपल लव्ड ड्रेसिंग अप एंड फैशन. यहाँ की स्त्रियां लिपस्टिक, काजल, सिंदूर और इत्र का प्रयोग करती थी. और हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि चंद हुरूड़ों से तो हमें लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं. वुमेन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड लिपस्टिक, आईलाइनर, वर्मिलियन और वी कैन से सिंदूर एंड परफ्यूम, एंड एविडेंस ऑफ लिपस्टिक वाज फाउंड एट चनहुदारो. इसके अलावा बात करें इनके मनोरंजन के साधन की, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट की, तो काम के बाद ये लोग मनोरंजन भी करते थे. आफ्टर वर्क these people also had fun, also had entertainment. संभवतः ये लोग शतरंज या पासा जैसा खेल खेलते होंगे, क्योंकि हमें शतरंज की कुछ गोटियां मिली हैं, मैंने आपको बताया भी था. ये गेम्स लाइक चेस एंड डाइस वर देयर फेवरेट. इसके अलावा मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल ये बात बताती है कि नाच गाना भी संभवतः इस समाज का हिस्सा रहा होगा. द डांसिंग गर्ल स्टेच्यू फ्रॉम मोहनजोदारो शोज दैट डांस एंड म्यूजिक वर द पार्ट ऑफ देयर सोसाइटी. शिकार और मछली पकड़ना यह भोजन और खेल दोनों था. शिकार और मछली पकड़ना इनके लिए खेल भी था और इनको भोजन भी मिलता था. हंटिंग एंड फिशिंग वाज डन फॉर बोथ फूड एंड स्पोर्ट. इसके अलावा बच्चों के लिए मिट्टी की गाड़ियां, सीटी और सर हिलाने वाले खिलौने भी मिले हैं. क्ले कार्ड्स, विशल्स एंड हेड नोडिंग टॉयज वर फाउंड फॉर चिल्ड्रन. इसके अलावा इनका जो समाज था वो शांति प्रिय समाज था, पीस लविंग सोसाइटी थी. खुदाई में बहुत कम हथियार मिले हैं, जैसे ढाल, कवच, तलवार, ये बहुत ही कम मिले हैं, और जो हथियार मिले भी हैं वो बहुत छोटे हैं. इससे सिद्ध होता है कि ये लोग युद्ध की बजाय व्यापार और शांति में विश्वास रखते थे. ये एक पीस लविंग सोसाइटी थी. वेरी फ्यू वेपन्स लाइक शील्ड, आर्मर एंड सोर्ड्स वर फाउंड ड्यूरिंग द डिगिंग. खुदाई में बहुत ही कम हथियार मिले हैं. इवन द वेपन दैट वर फाउंड आर वेरी स्मॉल. जो मिले भी हैं वो बहुत छोटे हैं. दिस प्रूव्स दैट दीज पीपल बिलीव्ड इन ट्रेड एंड पीस रादर देन वॉर. तो ये लोग ट्रेड में और शांति में विश्वास रखते थे. बात करें इस सभ्यता में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की, तो हड़प्पा सभ्यता के समाज में मृत्यु के बाद जीवन यानी आफ्टर लाइफ में विश्वास था. और यहाँ पर शवों का 3 तरह से अंतिम संस्कार किया जाता था. पहला, पूर्ण समाधिकरण, यानी शव को कब्र में दफनाना, ये सबसे ज्यादा प्रचलित था यहाँ पर. इसके अलावा आंशिक समाधिकरण, यानी शव को पशु पक्षी के लिए खुला छोड़ देना और जब पशु पक्षी उसको खा लेते थे तो बची हड्डियों को फिर दफनाना. और इसके अलावा दाह संस्कार, यानी शव को जला देना और राख को कलश में भरकर गाड़ देना. तो यदि बात करें यहाँ के फ्यूनरल रिट्स की या बरियल कस्टम्स की, तो द हड़प्पन सोसाइटी बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ. ये आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे. डेड बॉडीज वर हैंडल्ड इन 3 वेज. पहला तरीका था कंप्लीट बरियल, यानी पूरी तरह से दफना देना, यानी बरिंग द होल बॉडी इन अ ग्रेव. दिस वाज द मोस्ट पॉपुलर मेथड. इसके अलावा एक और मेथड था पार्शियल बरियल, यानी लिविंग द बॉडी ओपन फॉर एनिमल एंड बर्ड्स टू ईट एंड देन बरिंग द रिमेनिंग बोन्स. और इसके अलावा तीसरा तरीका था क्रीमेशन, बर्निंग द बॉडी एंड बरिंग द एशेस इन अ पॉट. सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में जो अगला टॉपिक आपको समझना है वो समझना है इनका आर्थिक जीवन. सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन. तो यदि बात करें इनके आर्थिक जीवन की, इनकी इकोनॉमिक लाइफ की, तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं. लेकिन इसका आर्थिक आधार, इसकी इकोनॉमी, वो कृषि और व्यापार पर आधारित थी. वो बेस थी किसके ऊपर, एग्रीकल्चर और ट्रेड के ऊपर. तो इसी में आपको हेडिंग डालनी है कृषि, जो कि थी इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी. एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी. तो बात करें यदि सिंधु सभ्यता की कृषि की, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हर साल बाढ़ के साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी बहा करके. फर्टाइल सॉइल को यह बहा करके लाती थी, जिससे बहुत अच्छी पैदावार होती थी. हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ. इसके अलावा वे मटर, सरसों, तिल और राई भी उगाते थे. पूरी दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती, कॉटन फार्मिंग, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही शुरू की थी. पूरी दुनिया में कॉटन सबसे पहले किसने उगाया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने. और इसी कॉटन को यूनान के लोग कहते थे सिंडन. यूनानी लोग यानी ग्रीस के लोग इसको सिंडन कहते थे. और यहां पर एक और बात विशेष थी,
इस सभ्यता के लोग अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज उगाते थे और उसे वो शहरों के अन्नागारों में यानी ग्रेनरी में जमा करते थे। संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज उगाते थे, इसका प्रयोग ये व्यापार में करते होंगे, अनाज का भंडारण करते होंगे और बाद में फिर इसको बेचा जाता होगा। सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में भी है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अर्बन, यानी एक सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन थी। बट इट्स इकोनॉमी, लेकिन फिर भी जो इसकी इकोनॉमी है वो बेस्ड थी एग्रीकल्चर के ऊपर और ट्रेड के ऊपर। इसमें सबसे पहली हेडिंग डालनी है एग्रीकल्चर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इनकी इकोनॉमी का बैकबोन था, इनकी इकोनॉमी की बैकबोन थी। द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर्स। इंडस रिवर और उसकी जितनी भी हेल्पिंग रिवर्स थी, ब्रोट फर्टाइल सोइल, वो अपने साथ बहा करके फर्टाइल सोइल लाती थी। विद द फ्लड्स एवरी ईयर, हर साल जब बाढ़ आती थी तो वो अपने साथ और उसकी सहायक नदियां फर्टाइल सोइल को बहा करके लेके आती थी। बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से द क्रॉप्स ग्रू वेरी वेल, इस क्षेत्र में जो फसलें थी वो बहुत अच्छी होती थी। द मेन क्रॉप्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वर व्हीट एंड बार्ले। यदि क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी, तो वो थी व्हीट और बार्ले, गेहूं और जौ। अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके अलावा दे आल्सो ग्रू पीस, मस्टर्ड, सीजेम एंड राई। द पीपल ऑफ द इंडस वैली वर द फर्स्ट इन द होल वर्ल्ड टू स्टार्ट फार्मिंग कॉटन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ही दुनिया में वो पहले थे जिन्होंने कॉटन फार्मिंग की शुरुआत की, कपास की खेती की शुरुआत की। द ग्रीक पीपल यानी यूनान के लोग कॉल्ड कॉटन सिंडन। कॉटन को ग्रीक पीपल कहते थे सिंडन। दीज पीपल ग्रू मोर ग्रेन देन दे नीडेड। ये लोग अपनी जरूरत से ज्यादा ग्रेन यानी अनाज उगाते थे, सरप्लस में अनाज को उगाते थे। दिस एक्स्ट्रा ग्रेन वाज स्टोर्ड इन द ग्रेनरीज ऑफ द सिटीज। शहरों में जो अन्नागार होते थे, ग्रेनरी होती थी, वहां पर इस एक्स्ट्रा ग्रेन को, जरूरत से ज्यादा अनाज को भंडार किया जाता था, इसका भंडारण किया जाता था, इसको जमा करके रखा जाता था। संभवतः बाद में इसका ट्रेड किया जाता होगा, इसको बेचा भी जाता होगा। सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन में आपको अगली हेडिंग डालनी है पशुपालन। अब बात करते हैं इनकी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। इस सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय और उपयोगी जानवर था कुबड़ वाला सांड, हम्प्ड बुल। इसके अलावा ये गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर भी पालते थे और सामान्यतः ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामान्यतः घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन इसका एक अपवाद मिलता है सुरकोटड़ा को छोड़कर, क्योंकि सुरकोटड़ा से हमें घोड़े की हड्डियां मिली हैं, घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा बात करें इनके शिल्प और उद्योग की, क्राफ्ट और इंडस्ट्री की, तो सूती वस्त्र बनाना यहाँ का प्रमुख उद्योग था। मोहनजोदड़ो और आलमगीरपुर, मेरठ से कपड़े के सबूत मिले हैं। यह एक कांस्य युगीन यानी ब्रोंज एज की सभ्यता थी। इसको कांस्य युगीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाते थे। ये एक धातु बनाते थे, एक मेटल बनाते थे जिसका नाम था कांसा यानी ब्रोंज। और ये ब्रोंज को बनाते कैसे थे? तांबे और टीन को मिलाकर। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन यानी ब्रोंज एज वाली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। बात करें इनके व्यापार की यानी ट्रेड की, तो इस सभ्यता में आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार दोनों तरह का व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार यानी अपने ही शहरों के बीच में व्यापार, और विदेशी व्यापार यानी जब यहाँ से मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ जब व्यापार होता था, इसके अलावा अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी व्यापार होता था, तो वो हुआ विदेशी व्यापार। तो व्यापार दोनों तरह का था, आंतरिक भी, इंटरनल भी और विदेशी भी, फॉरेन ट्रेड भी। इस बात का हमें कैसे पता चलता है? इस बात का पता हमें ऐसे चलता है, मेसोपोटामिया में जो हमें लेख मिले हैं, जो रिटर्न सोर्स मिले हैं, वहां सिंधु घाटी के क्षेत्र को कहा गया है मेलुहा। वहां पर मेलुहा कहा गया है सिंधु घाटी के क्षेत्र को। इसके अलावा लोथल जो गुजरात में है, ये लोथल एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था इस सभ्यता का, जहां से जहाजों द्वारा माल भेजा जाता था। यह भी प्रमाण है कि विदेशी व्यापार होता था। तो सबसे पहले बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। द मोस्ट फेवरेट एंड द यूजफुल एनिमल ऑफ दिस पीपल वाज द हम्प्ड बुल। इनका जो सबसे यूजफुल एनिमल था वो था हम्प्ड बुल यानी कुबड़ वाला सांड। अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो रेज्ड काउ, बफेलोज, गोट, शीप एंड पिग्स। जनरली दिस पीपल वर नॉट फैमिलियर विद द हॉर्स एक्सेप्ट द सुरकोटड़ा। ये लोग हॉर्स के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, वो है सुरकोटड़ा, जहां से हॉर्स रिमेन्स वर फाउंड। यहां से हॉर्स के रिमेन्स यानी उसकी हड्डियां मिली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री की। मेकिंग कॉटन टेक्सटाइल्स यानी कॉटन क्लोथ्स वाज द मेन इंडस्ट्री हियर। Proof of cloth was found at Mohenjo-daro and Alamgirpur of Meerut. This was a Bronze Age civilization. And why it is called Bronze Age civilization? Because they knew how to make bronze by mixing tin into copper. ये टिन और कॉपर को मिला करके ब्रोंज बनाना जानते थे। बात की जाए ट्रेड की, इन दिस सिविलाइजेशन बोथ इंटरनल ट्रेड यानी विद इन द कंट्री एंड फॉरेन ट्रेड विद अदर कंट्रीज टुक प्लेस। दोनों तरह का व्यापार होता था, इंटरनल ट्रेड भी, फॉरेन ट्रेड भी।
दे ट्रेडेड विद मेसोपोटामिया यानी करंट इराक, अफगानिस्तान एंड ईरान। इन द राइटिंग्स ऑफ मेसोपोटामिया द इंडस वैली रीजन इज कॉल्ड मेलुहा। मेसोपोटामिया से जो हमें जो राइटिंग्स मिली हैं, कुछ राइटिंग सोर्सेज जो मिले हैं वहां से, उनमें इंडस वैली को कहा गया है मेलुहा। एंड लोथल which is situated in Gujarat was a major international port of this civilization. Goods were sent from here using ships. यहाँ से माल को विदेशों में शिप्स का यूज करके भेजा जाता था। इसके बाद हेडिंग डालनी है माप तोल की। अब जानते हैं कि माप तोल की प्रणाली कैसी थी। वेट्स एंड मेजर्स। व्यापार को सुचारू तरीके से चलाने के लिए एक सटीक माप तोल प्रणाली थी इनके पास। इनके पास एक एक्यूरेट सिस्टम था वेट करने का। इस सभ्यता के पत्थर के बने हुए घनाकार बाट मिले हैं, हमें कुछ वेट मिले हैं जो पत्थर के बने हुए बाट थे, और इनकी तोलने की इकाई होती थी 16 के रेशियो में। इनकी जो तोलने की इकाई होती थी वो 16 के रेशियो में होती थी, जैसे 16, 32, 48, 64 और फिर ऐसे चलते चलते 160, 320, यानी 16 के मल्टीप्लीकेशन में 16 के रेशियो में होती थी। और इसका एक ओल्ड एग्जाम्पल आप इंडियन रुपी से भी देख सकते हैं। जैसे पुराना भारतीय रुपया जो होता था ना, वो 16 आने का होता था। यह परंपरा वहीं से चली है, जहां इंडस वैली में 16 के अनुपात में जो तोल के बाट होते थे, संभवतः वहीं से यह हमने परंपरा अपनाई होगी। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक और विशेष प्रणाली थी, वो थी विनिमय प्रणाली, एक्सचेंज सिस्टम। कहने का मतलब यह था कि उस समय रुपए नहीं चलते थे, यानी सिक्कों का प्रचलन नहीं था, कोई मुद्रा नहीं थी, बल्कि व्यापार होता था वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा। एक्सचेंज सिस्टम गुड्स एक्सचेंज सिस्टम पर ही आधारित होता था। कहने का मतलब एक वस्तु दो और उसके बदले दूसरी वस्तु लो, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन होता था। सिंधु सभ्यता में मोहरों यानी सील्स का प्रयोग तो होता था, लेकिन वो सील जो होती थी, जो मोहर प्रयोग होती थी, वो सामान की पहचान, भाई एक तरह से ठप्पा लग जाए कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का सामान है या ये मोहनजोदड़ो शहर का सामान है, एक तरह से सामान की पहचान और सुरक्षा यानी ट्रेडमार्क के लिए मोहरों का प्रयोग होता था, ना कि पैसों के रूप में। उस समय यदि किसी को कोई वस्तु खरीदनी होती थी तो उसके बदले कुछ वस्तु देनी पड़ती थी और उस वस्तु के बदले दूसरी वस्तु मिलती थी। जैसे हमारे यहाँ अभी तक ये प्रथा चलती थी कि गेहूं के बदले लोग मक्का ले लेते थे या मक्का के बदले गेहूं ले लेते थे, ये कुछ उस तरह की प्रथा थी, वस्तु के बदले वस्तु। एक्सचेंज सिस्टम चलता था व्यापार में। तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले बात करेंगे वेट्स एंड मेजर्स की। टू रन द ट्रेड स्मूथली देयर वाज एन एक्यूरेट सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। व्यापार को बहुत स्मूथली चलाने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक बहुत अच्छा सिस्टम था वेट का और मेजर्स का। ये लोग क्यूब शेप के वेट्स का इस्तेमाल करते थे जो बना होता था पत्थर का। सो द वेट्स मेड ऑफ स्टोन वर फाउंड इन दिस सिविलाइजेशन। द यूनिट ऑफ वेगिंग वाज इन द रेशियो ऑफ 16। यहाँ पर तोलने के जो बाट होते थे वो 16 के रेशियो में होते थे, जैसे 16 यूनिट, 32 यूनिट, 48 यूनिट, यानी 16 के मल्टीप्लीकेशन में होते थे। जस्ट लाइक द ओल्ड इंडियन रुपी वॉज मेड ऑफ 16 आनाज। जैसे आप देख सकते हैं कि भारत का जो पुराना रुपया था वो 16 आने का होता था। तो दिस ट्रेडिशन केम फ्रॉम ईयर। हो सकता है कि ये ट्रेडिशन यहीं से लिया गया हो, यहीं से आया हो हमारी भारतीय सभ्यता में। इसके अलावा इनकी आर्थिक प्रणाली में, इनके आर्थिक जीवन में एक और सिस्टम था, वो था एक्सचेंज सिस्टम। एट द टाइम कॉइन्स वर नॉट यूज्ड। कॉइन का, सिक्कों का, रुपयों का या किसी भी तरह की मुद्रा का कोई प्रयोग नहीं होता था। इनका ट्रेड पूरी तरह से बेस्ड था बार्टर सिस्टम पर। बार्टर सिस्टम क्या होता है? गुड्स एक्सचेंज सिस्टम। सामान के बदले सामान, गुड्स के बदले गुड्स। दिस मीन्स दैट वन आइटम वॉज एक्सचेंज फॉर अनदर आइटम। तो कहने का मतलब यदि किसी को कोई वस्तु चाहिए तो उस वस्तु को खरीदने के लिए कोई दूसरी वस्तु देनी होगी। इन द इंडस सिविलाइजेशन सील्स वर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी। सिंधु घाटी सभ्यता में सील्स का, मोहरों का प्रयोग हुआ है, लेकिन वो एज ए मनी यूज नहीं हुई, वे यूज हुई है आइडेंटिफिकेशन के लिए और सिक्योरिटी के लिए, एक तरह के ट्रेडमार्क के लिए। गुड्स का ट्रेडमार्क था सील, नोट एज मनी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में एक और चीज को समझते हैं, वो है इनका राजनीतिक संगठन यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक संगठन के बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। हमें क्लियरली नहीं पता है कि इनका राजनीतिक संगठन कैसा था। उस समय ये अपने समाज को, अपने देश को, अपने राज्यों को किस तरह से चलाते थे, ये अभी हमें क्लियरली नहीं पता है, क्योंकि इस सभ्यता की जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए हमें ये नहीं पता कि वहां राजा का नाम क्या था या शासन कैसे चलता था। लेकिन फिर भी पुरातत्वविदों ने खुदाई के आधार पर कुछ अनुमान लगाए हैं। इस सभ्यता के बड़े अन्नागार और स्नानागार तो मिले हैं, लेकिन राजा के रहने के लिए कोई भव्य महल या कोई मकबरा नहीं मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब खुदाई हुई है तो वहां से हमें अन्नागार, ग्रेनरी, स्नान घर, ग्रेट बाथ तो मिले हैं, लेकिन वहां से हमें किसी राजा का कोई भव्य महल या कोई मकबरा, ये चीजें नहीं मिली हैं। हाँ, मोहनजोदड़ो से हमें एक दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली है जिसने शॉल ओढ़ रखी है, और कुछ इतिहासकार इसे पुरोहित राजा मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि यह पुरोहित था और यह राजा भी था।
और इतिहासकारों का ये मानना है इस बात से कि धर्म और राजनीति दोनों एक साथ जुड़े थे। अब क्योंकि यहाँ हथियार बहुत कम मिले हैं और व्यापार बहुत उन्नत था, इसलिए विद्वानों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि व्यापारियों का ही एक समूह यहाँ पर शासन करता हो। देयर इज अ लैक ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, ये किस तरह से अपनी गवर्नमेंट को रन करते थे, इसकी क्लियर इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। कारण क्या है, क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि द स्क्रिप्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैज नॉट बीन रेड येट। अब तक इस सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, वो हम अब तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। वी डू नॉट नो द नेम्स ऑफ द किंग्स और हाउ द गवर्नमेंट वर्कड। हम नहीं जानते कि यहाँ पर राजाओं का शासन था या किसी तरह की कोई सरकार चलती थी, हमें नहीं पता। हाउएवर, लेकिन फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट हैव मेड सम गैसेस, कुछ अनुमान लगाए हैं बेस्ड ऑन द एक्सकेवेशन, जो खुदाई हुई है उसके आधार पर। बिग ग्रेनरीज एंड बाथ्स वर फाउंड, ये तो सही बात है, यहाँ से हमें ग्रेनरी मिली है, बाथ्स भी मिले हैं, बट नो ग्राउंड पैलेस और टॉम्ब फॉर अ किंग वाज फाउंड। ना हमें कोई पैलेस महल मिला है, ना कोई टॉम्ब मिली है। हाँ, स्टेच्यू ऑफ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली है जिसने एक शॉल ओढ़ रखा है, और ये मिला है हमें मोहनजोदारो से। सम हिस्टोरियंस कंसीडर हिम टू बी द प्रीस्ट किंग, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये पुजारी राजा था। हिस्टोरियंस बिलीव दैट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वर लिंक्ड टुगेदर, कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि यहाँ पर धर्म यानी रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों एक साथ जुड़े थे। एंड सिंस वेरी फ्यू वेपन्स वर फाउंड हियर, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर वेपन मिले हैं इस सभ्यता के, तो ऐसा माना जाता है कि ट्रेड वॉज वेरी एडवांस, यहाँ पर जो व्यापार था वो बहुत उन्नत किस्म का था। और मैनी स्कॉलर्स, बहुत से विद्वान ये बात मानते हैं कि एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स रूल्ड दिस सिविलाइजेशन। कुछ लोगों का ये मानना है कि व्यापारियों का एक समूह, मर्चेंट्स का एक ग्रुप ही इस सभ्यता में रूल करता था, शासन करता था। इसके अलावा कुछ और फैक्ट है, उनको भी जान लेते हैं। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि यहां कोई एक राजा नहीं था, बल्कि अलग अलग शहरों के अपने प्रतिनिधि मिलकर शासन चलाते थे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ऐसा नहीं था कि पूरी की पूरी सभ्यता का कोई एक राजा है, बल्कि अलग अलग शहरों के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव मिलकर सरकार चलाते होंगे। इतिहासकार हुए हैं एक स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है, ट्विन कैपिटल बताया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ट्विन कैपिटल बताया है। इसका यह मतलब हुआ कि यह पूरा साम्राज्य इंडस वैली का इन दो बड़े केंद्रों से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, नियंत्रित होता था। इसके अलावा इस सभ्यता में नालियों की सफाई और शहर का रखरखाव ये बताता है कि वहां आज की जैसे नगर निगम होता है आज का, ऐसी कोई ना कोई संस्था जरूर होगी, क्योंकि इतनी अच्छी नालियां, समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली हैं, तो जरूर जैसे आज हमारे यहाँ पर नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इस तरह की कोई ना कोई संस्था जरूर रहती होगी जिससे ये सब व्यवस्था उन्होंने बना के रखी थी। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट देयर वाज नो सिंगल किंग हियर, instead representatives from different cities managed to rule together. Historians Stuart Piggott called Harappa and Mohenjo-daro the twin capitals of a big empire. This means that the whole empire was controlled from these two big centers. The cleaning of drains and the maintenance of the city show something important. There must have been an organization like today's municipal corporation to look after these things. सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में आपको अगली हेडिंग डाल लेनी है इनकी स्थापत्य कला या वास्तुकला, आर्किटेक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है। इस सभ्यता की वास्तुकला या स्थापत्य कला की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये दिखावटी नहीं बल्कि उपयोगी थी। यहाँ की जो स्थापत्य कला, जो वास्तुकला है, वो दिखावटी नहीं थी, वो थी उपयोगी, वो थी यूजफुल। उन्होंने महल या मंदिर बनाने के बजाय जन कल्याण पर ध्यान दिया, यानी उन्होंने बनाई नालियां, सड़कें, स्नानागार। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए पक्की ईंटों का प्रयोग। सिंधु सभ्यता के ही समकालीन, जो सिंधु सभ्यता के ही समकालीन चल रही थी मिस्र की सभ्यता, उसमें देखिए सूखी ईंटों का प्रयोग हुआ है, धूप में सूखी ईंटों का प्रयोग हुआ है। लेकिन वहीं पर सिंधु घाटी के लोगों ने प्रयोग किया आग में पकाई गई ईंटें। तो यहीं पर फर्क देख लीजिए, इस सभ्यता में ईंटों का आकार भी एक निश्चित अनुपात में होता था, एक फिक्स रेशियो में होता था। इनकी ईंटों का आकार होता था 4:2:1 में। इनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती थी 4:2:1 में। और ईंटों को जोड़ने के लिए, ईंटों को चिनने के लिए यूज होता था जिप्सम का और गारे का। यानी अपनी समकालीन सभ्यताओं के मुकाबले, अपनी कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशंस की तुलना में ये सिविलाइजेशन एडवांस थी। द बिगेस्ट फीचर ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज दैट इट वाज यूजफुल, नॉट जस्ट फॉर शो। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग पैलेसेस और टेम्पल्स, इन्होंने महल और मंदिर बनाने के बजाय दे फोकस्ड ऑन पब्लिक वेलफेयर, इन्होंने ध्यान दिया जन कल्याण की नीतियों पर। लाइक इन्होंने बनाए ड्रेन्स, रोड्स एंड बाथ्स। सबसे पहले हेडिंग है यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, इन्होंने बेक्ड ब्रिक्स यानी पक्की ईंटों का प्रयोग किया। एट दैट टाइम द सिविलाइजेशन इन इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता में उस समय यूज हुई थी सन ड्राइड ब्रिक्स।
धूप में सूखी हुई ईंटें, बट द इंडस पीपल यूज्ड फायर बेक्ड ब्रिक्स, इन्होंने आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया, और जिन ईंटों का इन्होंने प्रयोग किया वो भी एक फिक्स रेशियो में थी। द ब्रिक्स हैड अ फिक्स रेशियो ऑफ 4:2:1 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। और इन ईंटों को जोड़ने के लिए इन्होंने यूज किया जिप्सम एंड मोर्टार, यानी जिप्सम और गारे का प्रयोग किया, यूज टू जॉइन द ब्रिक्स टुगेदर। इसके अलावा अगली हेडिंग है विशाल स्नानागार, हमें यहां से मिला है मोहनजोदड़ो में मिला स्नानागार इस सभ्यता की स्थापत्य कला का, इसके आर्किटेक्चर का सबसे सुंदर नमूना है। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा। तत्कालीन मतलब उस समय के विश्व का, जो उस समय वर्ल्ड था, उस समय के वर्ल्ड का ये एक तरह से आश्चर्य था, वंडर ऑफ द वर्ल्ड था एट दैट टाइम। और ये जो विशाल स्नानागार हमें मिला है, ये एक तरह का आयताकार जलाशय यानी स्विमिंग पूल जैसा है। ये लगभग 11.88 मीटर लंबा, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर बिटुमेन यानी तारकोल या जिप्सम का लेप लगाया गया था। इस तालाब में, इस सरोवर में, इस पूल में उतरने के लिए जो सीढ़ियां थी वो नॉर्थ और साउथ दिशा में बनी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि संभवतः इस तालाब का, इस स्नानागार का, इस बात का उपयोग किसी धार्मिक आयोजन के अवसर पर किया जाता होगा। यहीं से मिला है हमें विशाल अन्नागार। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगहों पर अनाज रखने के लिए हमें मिले हैं विशाल गोदाम, और इन गोदामों की दीवारों में हवा जाने के लिए रोशनदान, वेंटिलेटर बनाए गए थे ताकि अनाज सड़े नहीं। ज्यादातर अन्नागार नदी के किनारे बनाए जाते थे ताकि अनाज को नावों से लाने और ले जाने में आसानी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट बाथ की। द ग्रेट बाथ फाउंड इन मोहनजोदारो इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चर इन दिस सिविलाइजेशन। जो हमें ग्रेट बाथ मिला है ना मोहनजोदारो से, वो इस सिविलाइजेशन का एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है यहाँ के आर्किटेक्चर का। सर जॉन मार्शल ने तो इस स्नानागार को, इस ग्रेट बाथ को कहा है वंडर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम। उस समय की दुनिया का ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड था। इट इज अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। ये जो ग्रेट बाथ था ना, ये एक वाटर टैंक है, like a swimming pool. It is about 11.88 meter long, 7.10 meter wide and 2.43 meters deep. To stop water from leaking, मतलब इसमें पानी लीक ना करे, इस स्विमिंग पूल से पानी लीक ना करे, तो इस पर एक लेयर होती थी ईंटों के ऊपर, बिटुमेन यानी तारकोल की या जिप्सम की, was applied over the bricks. Stairs were built in the north and south direction to go down in the pool. इस पूल में नीचे जाने के लिए स्टेयर्स थी जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में थी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ के ग्रेट ग्रेनरी की। ह्यूज वेयर हाउसेस टू स्टोर ग्रेन वर फाउंड इन बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से कुछ हमें वेयर हाउसेस मिले हैं ग्रेन को यानी अनाज को स्टोर करने के लिए, और इन वेयर हाउसेस में, इन ग्रेनरीज में वेंटिलेटर मिले हैं। वेंटिलेटर यानी एयर होल्स वर मेड इन द वॉल्स सो द फ्रेश एयर कुड कम एंड द ग्रेन वुड नॉट रोट। ये जो अन्नागार हमें मिले हैं, ये जो ग्रेट ग्रेनरी हमें मिली है, इनमें वेंटिलेटर्स थे, एयर होल्स थे दीवारों में, ताकि फ्रेश एयर अंदर आए और जो ग्रेन है, अनाज है, वो रूट यानी सड़े ना। मोस्ट ग्रेनरीज वर बिल्ट नियर द रिवर। ज़्यादातर जो ग्रेनरी थी वो रिवर के करीब थी, और इनको रिवर के करीब इसलिए बनाया जाता था, दिस मेड इट इजी टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन यूजिंग बोट्स। ट्रांसपोर्ट करना आसान होता था, नावों के सहारे आराम से इनको ले जाया जा सकता। इसके बाद आपको हेडिंग डाल लेनी है आवासीय भवन। बात करेंगे इनकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की। इस सभ्यता के सामान्य लोगों के घर भी बहुत योजनाबद्ध तरीके से बने थे, बहुत ही प्लान वे में बने थे। हर घर के बीच में एक खुला आंगन होता था, एक ओपन कोर्टयार्ड होता था, और कमरे उसके चारों ओर बने होते थे। भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर की दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी ताकि बाहर से कोई अंदर ना झांक सके। घरों में मिले सीढ़ियों के अवशेष इस बात को बताते हैं कि घर 2 मंजिला भी होते थे। लगभग हर घर में अपना कुआं और स्नान घर होता था। सिंधु वास्तुकला में, सिंधु आर्किटेक्चर में दीवारों पर ना हमें नक्काशी मिलती है, ना चित्रकारी मिलती है, ना सजावट मिलती है, बहुत ही कम मिलती है। यदि मिली भी है तो बहुत कम मिली है। उनका पूरा ध्यान मजबूती और उपयोगिता पर था, सुंदरता पर नहीं। यहाँ कोई मंदिर या पिरामिड जैसी कोई विशाल धार्मिक इमारत भी नहीं मिली है। बात करें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की, तो इन दिस सिविलाइजेशन द हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल वर बिल्ट इन अ वेरी प्लेन वे। एवरी हाउस हैड अ ओपन कोर्टयार्ड इन द सेंटर। द रूम्स वर बिल्ट अराउंड इट। देयर वर नो विंडोज on the wall of the ground floor. This was done so that no one could look inside from the outside, कि कोई भी बाहर से अंदर ना देख पाए। Remains of stairs were found. घरों में स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के प्रमाण मिले हैं। दिस शोज दैट द हाउसेस हैड 2 स्टोरीज, यानी ये प्रमाण करता है कि घर भी कम से कम 2 मंजिल के होते थे। ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैड इट्स ओन वेल एंड बाथरूम।
लगभग सभी घर में अपना एक कुआं और बाथरूम मिला है। देयर इज अ वेरी लिटिंग कार्विंग प्लांटिंग एंड डेकोरेशन ऑन द वॉल्स। दीवारों पर बहुत ज्यादा नक्काशी कार्विंग नहीं मिली है, पेंटिंग भी नहीं मिली है, डेकोरेशन भी नहीं मिली है। देयर मेन फोकस वॉज ऑन स्ट्रेंथ एंड यूटिलिटी। इनका जो मेन फोकस होता था वो होता था स्ट्रेंथ पर और यूजफुलनेस पर, नॉट ऑन ब्यूटी। नो ह्यूज रिलीजियस बिल्डिंग लाइक टेम्पल्स और पिरामिड वर फाउंड हियर। इसके बाद आपको अगली हेडिंग डाल लेनी है लेखन कला और लिपि, राइटिंग आर्ट एंड स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक। सिंधु लिपि वर्णमाला पर आधारित नहीं थी। इट इज नॉट बेस्ड ऑन अल्फाबेट, बल्कि ये आधारित थी चित्रों पर। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ना वो वर्णमाला यानी कै ख गै एबीसीडी पर आधारित नहीं थी। इसमें थे चित्र, इसमें मछली, चिड़िया, मानव आकृति और अन्य चिन्ह बने थे। इसलिए इसे भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक लिपि कहा जाता है। और ये अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। यह इस लिपि की सबसे बड़ी विशेषता और समस्या है कि 100 साल बीत जाने के बाद भी, भाई 1921 में सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था, अब 1921 के बाद 2021 भी जा चुका है, 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी हम इस लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। आज तक कोई भी इस लिपि को नहीं पढ़ पाया है। जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी उस दिन हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सी नई और चौंकाने वाली बातें पता चलेंगी। और इस लिपि के लिखने का तरीका बहुत अनोखा था और इस लिपि को कहा जाता है बूस्ट्रोफेडन। इस लिपि की जो लिखावट थी ना उसको कहा जाता है बूस्ट्रोफेडन शैली, बूस्ट्रोफेडन तरीका उसको कहा जाता है, बूस्ट्रोफेडन स्टाइल कहा जाता है। अब इसको बूस्ट्रोफेडन क्यों कहा गया है? इसको बूस्ट्रोफेडन इसलिए कह दिया गया है कि पहली पंक्ति में यानी पहली लाइन में तो ये लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट, और दूसरी पंक्ति में ये लिखी जाती थी लेफ्ट टू राइट, यानी ये सांप के चलने जैसा टेढ़ा मेढ़ा तरीका था, इसलिए इसको बूस्ट्रोफेडन कहा गया है। इस लिपि में, इस स्क्रिप्ट में हमें 375 से लेकर 400 सिंबल मिले हैं। जैसे हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर है ना, ऐसे इसमें चिन्ह मिले हैं, सिंबल मिले हैं, यानी चित्र मिले हैं जो 375 से लेकर 400 तक हैं, और हर चिन्ह किसी वस्तु या विचार को दर्शाता है। अब इसीलिए हम इनको पढ़ भी नहीं पाए। सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला जो चिन्ह है ना वो है मछली के आकार का, और इसके अलावा एक यू आकार का भी चिन्ह बहुत ज्यादा मिलता है। सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में भी है। इनकी जो स्क्रिप्ट है वो है पिक्टोग्राफिक। द इंडस स्क्रिप्ट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अल्फाबेट लाइक ए बी सी डी, instead it was based on pictures. It used signs of fish, birds and humans. That is why it is called pictographic script. ये जो स्क्रिप्ट है ये अल्फाबेट के ऊपर बेस नहीं है। इसमें हमें एबीसीडी की तरह अल्फाबेट नहीं मिलते हैं, इसमें मिले हमें पिक्चर्स, और पिक्चर्स किस किस की हैं? फिश की, बर्ड्स की, ह्यूमंस की। इसीलिए इस स्क्रिप्ट को हमने कहा है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, और अभी तक ये पढ़ी नहीं जा सकी है। द बिगेस्ट मिस्ट्री एंड द प्रॉब्लम इज दैट इवन आफ्टर 100 years नो वन हैज बीन एबल टू रीड। 100 वर्षों से भी अधिक का समय हो चुका है इस सभ्यता को खोजे हुए, लेकिन अभी तक नो वन हैज बीन एबल टू रीड दिस स्क्रिप्ट टिल टुडे। आज तक कोई भी इस लिपि को नहीं पढ़ पाया है। द डे दिस स्क्रिप्ट इज रीड, जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी, वी विल लर्न मैनी न्यू एंड सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द राइटिंग स्टाइल ऑफ दिस स्क्रिप्ट वॉज वेरी यूनिक एंड इट इज कॉल्ड द बूस्ट्रोफेडन स्टाइल। जो राइटिंग स्टाइल था ना इस स्क्रिप्ट का बड़ा यूनिक था, इसलिए इसको हम कहते हैं बूस्ट्रोफेडन। और बूस्ट्रोफेडन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि द फर्स्ट लाइन वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसकी जो पहली लाइन थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, और इसकी सेकेंड लाइन लिखी जाती थी लेफ्ट टू राइट। इसीलिए इसको बूस्ट्रोफेडन कहा गया है, क्योंकि ये था जिगजैग मेथड, जस्ट लाइक अ स्नेक मूविंग। देयर आर अबाउट 375 to 400 बेसिक सिंबल्स इन दिस स्क्रिप्ट। ऐसा माना जाता है कि इस स्क्रिप्ट में 375 से लेकर के 400 सिंबल हैं। जैसे हमारे ABCD 26 लेटर हैं, ऐसे ही इसमें 375 से लेकर के 400 सिंबल हैं। अब तक ये पढ़ा नहीं जा सका है। दीज आर नॉट लेटर्स, ईच सिंबल स्टैंड्स फॉर एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। हर एक सिंबल दर्शाता है किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आइडिया को। द मोस्ट यूज्ड सिंबल इज द फिश शेप। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिंबल था इस लिपि में वो था फिश का, और इसके अलावा यू शेप सिंबल इज ऑल्सो फाउंड वेरी ऑफन। तो यहाँ पर हमने कवर कर लिए सिंधु घाटी सभ्यता की सभी विशेषताओं को। बस इसमें एक ही क्वेश्चन बचता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। यदि समय मिलेगा तो उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका ये क्लास देखने के लिए। आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।